मैं उम्मीद से हुई तो मेरी तबीयत बोझल रहने लगी। कभी दिल करता कि कुछ खट्टा खाऊं तो कभी मीठा खाने का शदीद जी चाहता। मेरे शौहर घर से बाहर रहते थे, मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। तब मेरा ज़्यादातर ज़रिया सास ही होती, जिनसे मैं अपनी चीज़ें मंगवाया करती। वो भी मेरा ख्याल रखती, मुझे अपनी बेटी की तरह जानती थी। मगर कुछ दिन से मैं देख रही थी कि वो ना मुझसे बात करती हैं, ना मेरी कोई बात सुनती हैं। उन्होंने तो मुझे दूध का गिलास देना भी बंद कर दिया था। लगता था जैसे वो मुझसे नाराज़ हैं। इस सब से मैं बहुत परेशान रहती। फिर मेरा जहन काम वाली की तरफ गया, शकीला जो रोज़ाना हमारे घर आती और सफाई करती। मुझे मुकम्मल शक था कि मुझे मेरी सास से दूर करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी काम वाली शकीला है, जो न जाने घंटों क्या बातें करती रहती है। खैर मैंने भी मसलहत से काम लेने का सोचा। कमरे से निकली, फ्रिज में जाकर देखा, खट्टे लीमू पड़े हुए थे। दिल तो चाहा कि लीमू ही निचोड़ कर खा लूं, मगर फिर उससे गला खराब होने का अंदेशा था। तब मुझे याद आया कि अम्मा कल शाम को 1 दर्जन माल्टे लाई थीं। सर्दियों में माल्टे खाने का मज़ा ही अलग है। ये सोचते ही मैं अम्मा के कमरे की तरफ गई, मगर उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगा जैसे उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तब मैं मुसलसल दस्तक देने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी तबीयत ख़राब हो और मुझे मालूम भी ना हो। अमूमन वो सोते हुए भी कमरा बंद नहीं करती थीं। आज उनका कमरा बंद देखकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। क्या हुआ अम्मा, क्या आ गई? मैंने डरते डरते पूछा। हालांकि मैं हमेशा उनके कमरे में बिना पूछे आती थी, मगर उनके पिछले 2-3 दिन के रवैये के बाद से मेरे और उनके बीच में हल्का सा तकल्लुफ़ आ गया था। हाँ बेटी, मैंने तुम्हें कहा तो था कि आजकल मैं मसरूफ़ होती हूँ। इन्होंने अनजान लहजे में कहा, जैसे मुझे जानते ही ना हो। अम्मा, ऐसी क्या मसरूफियत जो आप मुझे भी नहीं बता रही? मैंने दरवाजे से अंदर आते हुए कहा। बस बेटी, तुम्हें तो पता है मुझे अपनी औलाद की फ़िक्र लगी रहती है। अभी तो माँ बनेगी ना, तब तुझे एहसास होगा कि औलाद का गम क्या गम होता है। मुझे अपनी नंद की याद आ गई, जिसके घर में कुछ हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। शायद मेरी सास इसी वजह से परेशान थी। मैं उनको बैठकर तसल्ली देने लगी। तब मुझे महसूस हुआ जैसे पूरे कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई है। ये खुशबू और बदबू के बीच की चीज़ थी जिसे मैं समझ नहीं करने लगी। वापस जाते हुए मुझे ख्याल आया कि मैं तो उनके कमरे में माल्टे लेने आई थी, जो न जाने उन्होंने फ्रिज की बजाय अपने कमरे की टोकरी में सजाकर क्यों रखे थे। मैंने कमरे में पड़ी टोकरी से एक माल्टा लिया ही था कि मेरी सास झपटकर आगे बढ़ी। ये क्या कर रही है? मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। क्यों अम्मा, माल्टा खा रही हूँ, मुझे बहुत दिल कर रहा है। मेरी बात पर इन्होंने मुझे सख्ती से झिड़क दिया। बेटी, ये मैंने इसीलिए इस कमरे में रखे हैं ताकि तुम में से कोई इनको हाथ भी ना लगाए। सास की इस बात पर मैं हैरान रह गई। क्यों अम्मा, मैं आपकी कोई गैर हूँ क्या? मैं जज्बाती होकर बोली। बेटी, गैर की बात नहीं है, तुम कोई और चीज़ खा लो। मैंने जिस बात से मना किया है उससे रुक जाया करो। सास की ये बात सुनकर मुझे दिली दुख हुआ। लगता था कि अब इन्होंने मुझ पर खाने पीने की पाबंदी भी लगा देनी है। बिना कुछ कहे मैं अपने कमरे में आ गई। फूटकर रो दी। न जाने मेरी सास को क्या हो गया था। उनका रवैया दिन ब दिन बदलता ही जा रहा था। मुझे अम्मा और खाला हाजरा की याद आने लगी, जिन्होंने मुझे हमेशा शहजादियों की तरह लाड प्यार में पाला। मैं तो फिर भी खुश न होती थी। खैर, मैं अपने कमरे में लेट गई। मुझे लग रहा था कि अम्मा आकर मुझे मनाएंगी, अपने रवैये की मुझसे माफ़ी मांगेंगी या फिर लाड प्यार करेंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कमरे में पड़े पड़े मुझे 2 घंटे हो गए। दोपहर का खाना भी अभी तक नहीं पका था, क्योंकि शकीला नहीं आई थी। शकीला काम वाली अक्सर लेट ही आती, 3-4 बजे तक हमारा खाना बनाती और फिर अम्मा से मिलकर अपने घर वापस जाती। मैं भी अपने कमरे में लेटी रही। उसके बाद न जाने शकीला कब आई, मुझे कुछ खबर नहीं। मेरी आंख लग गई। जब मैं सोकर उठी तो शाम के 3 बज रहे थे।
शायद अब तक शकीला खाना पकाकर जा भी चुकी हो। मैंने सोचा। उठकर खाना खाने के लिए अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जा ही रही थी कि मुझे अम्मा जी के कमरे से शकीला निकलती दिखाई दी। वो अपने घर जा रही थी। मुझे इससे कोई मसला नहीं था, मगर उसने अपने हाथ में 1 दर्जन माल्टे काले शॉपर में उठा रखे थे जो साफ नजर आ रहे थे। शकीला, ये माल्टे कहाँ से लाई हो? मैंने जानबूझकर उससे पूछना चाहा। जी, बीबी जी ने दिए हैं, वो चहकते हुए बोली। अच्छा, बड़ी बात है, तुम पर बड़ी मेहरबान है बीबी जी, मैंने तंजिया लहजे में कहा। गालिबन मेरी चुगलियां करने का सिला मिल रहा होगा इसे, दिल में सोचती मैं अपनी सास के कमरे में गई। तब तक शकीला बैरूनी दरवाजे से निकल चुकी थी। मैं उनके पास बैठी। वो अभी भी किसी सोच में गुम थी। मुझे तो उम्मीद थी कि वो मुझसे कोई बात करेंगी, मगर इन्होंने तो जैसे चुप ताला ही लगा लिया था। अम्मा जी, क्या आपको शकीला ज़्यादा अजीज़ है मुझसे? इतनी ही तो बात थी, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आपने मुझे माल्टे खाने से मना किया और अब वही माल्टे उठाकर उस शकीला को दे दिए। क्या लगती है वो आपकी? मैंने पूछा। उफ बहू, तुम तो उन माल्टों के पीछे ही पड़ गई हो। भाई, अल्लाह ताला ने हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। शकूर से कहकर बाजार से और माल्टे मंगवा लो। लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, बात बात पर मुझसे उलझने लगी हो। सास की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, आप 3 दिन से कुछ बदली बदली सी हैं, मुझे बता क्यों नहीं देती? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो? मुझे टूटता देखकर इन्होंने सीने से लगा लिया। अरे मेरी बेटी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम खामखा जहन पर बोझ मत डाला करो। देखो, मैं जो कहती हूँ तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। इन्होंने कहा। नहाने के लिए गुस्ल कर मुझे कुछ इत्मीनान तो हुआ कि वो मुझसे अच्छा रवैया रखती हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह जानती हैं, मगर हर माँ अपनी बेटी की ज़्यादा फिक्र करती है। मैंने दिल में सोचा, हो सकता है इन माल्टों में कोई ख़ास बात हो जो अम्मा ने शकीला के हाथों राबिया को भिजवाए हों। राबिया मेरी नंद थी, उसके यहाँ भी बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी। मैंने सुना था कि माल्टे इस्तेमाल करने से पैदा होने वाले बच्चे की रंगत साफ होती है और वो खूबसूरती में भी बाकी बच्चों से बढ़कर होता है। ये बात दिमाग में आते ही मुझे अपनी सास की सारी मंसूबाबंदी समझ में आ गई थी। उफ खुदाया, लोग भी कितने दोगले हैं, मुंह पर कितने अच्छे बनते हैं और दिल में किसी का फ़ायदा भी नहीं चाहते। ये सोचकर मैंने टोकरी से 1-2 माल्टे उठा लिए और अपने कमरे में चली गई। वैसे भी मेरा कुछ खट्टा खाने को दिल कर रहा था। कमरे में मैं आकर पिछले सारे वाक़यात सोचने लगी। मेरी सास पहले जो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे न खाने पीने को कहती, न कोई नसीहत करती। सारी बात तो मेरी समझ में आ गई थी। अब और किस चीज़ का इंतज़ार था? मैं दिल में सोचने लगी, आइंदा से मैं भी उन्हें अपनी माँ का दर्जा नहीं दूंगी। ये सोचते सोचते मैं माल्टों के छिलके उतार चुकी थी। मैंने उन छिलकों को एक सफ़ेद शॉपर में बंद किया और अपनी अलमारी के दराज में रख दिया। मैं जानना चाहती थी कि अगर ये माल्टों की कोई ख़ास किस्म है तो मैं भी बाज़ार से यही माल्टे लाऊं और अपनी खुराक में इस्तेमाल करूं, ताकि जो फ़ायदा मेरी नंद को होना है वही फ़ायदा मुझे भी हो जाए और मैं किसी फैज़ से महरूम न रह जाऊं, क्योंकि इन माल्टों की जिल्द सुर्खी माइल थी और इनमें पानी की मिकदार भी ज़्यादा थी। न जाने कहाँ से आती है ये सौगात, मैंने दिल में सोचा। यही सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। मैंने दिन का खाना भी नहीं खाया था। शाम को मेरी आँख खुली तो पेट में शदीद दर्द हो रहा था। तबीयत थी कि बता नहीं सकती। मेरा दम घुट रहा था, चेहरे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। मैं उठकर लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर गई। अम्मा को आवाज़ें देने लगी, अम्मा कहाँ हैं आप? मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने उन्हें बुलाया तो वो दौड़ी दौड़ी मेरे कमरे की तरफ चली आईं। वो भी मुझे इस हालत में देखकर परेशान हो गईं। क्या हुआ बेटी, तुम ठीक तो हो? इन्होंने मुझे सहारा देकर बिठाते हुए कहा, अम्मा मुझे बहुत घुटन हो रही है, आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलें। मैं तकरीबन रोने लगी थी। तूने कुछ उल्टा सीधा खा तो नहीं लिया? सास ने मुझे तफ्तीशी नज़रों से देखते हुए कहा। नहीं माँ जी, मैंने क्या खाना था, बस 2 माल्टे लेकर खाए थे, वही जो आपकी टोकरी में पड़े थे। उठकर खाना भी नहीं खाया। तब इन्होंने अपना माथा पीट लिया। उफ खुदाया, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया था
कि उन माल्टों को हाथ भी मत लगाना, मगर तुम्हारी तो बात सब गुस्से से कहती बाहर चली गई। इन्होंने गाड़ी का बंदोबस्त किया, मुझे गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले आई। क्लिनिक वालों ने मुझे अपनी स्पेशल वार्ड में दाखिल कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा कि क्या हुआ है। जब मेरी आँख खुली तो मुझे अपना वजूद हल्का सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बोझ मेरे वजूद से अलग कर दिया गया हो। मैंने खाली खाली निगाहों से अपने सामने बैठी अम्मा जी को देखा। उनके चेहरे पर दुख और नदामत के आसार थे। वो मुझे देख देख कर रो रही थीं। अब मुझे भी शक होने लगा। अम्मा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? मैंने मरियल सी आवाज़ में पूछा। नहीं, कुछ ठीक नहीं है बेटी, बस तूने जो किया उसका सिला तुझे मिल गया। तेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अम्मा रोते हुए बोली, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। मैं बेयकीनी के आलम में बोली। इतने में एक नर्स कमरे में दाखिल हुई। उसने मुझे ड्रिप लगाई और आराम करने का मशवरा दिया, मगर मेरा दुख तो 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। मैं कैसे आराम कर सकती थी जब मेरा जिगर गोशा ही मेरे पास न रहा। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। डॉक्टर्स ने भी मुझे तसल्ली दी। अगले चंद दिन इस्तेमाल के लिए दवा दी और फिर शाम के वक्त मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। मेरी सास सुल्ताना बीबी मुझे घर ले आई। वो बहुत परेशान थीं। कहने लगी, तुम अपनी गलती की वजह से अपनी औलाद खो बैठी हो। बड़ों की बात ना मानो तो ऐसा ही होता है। मगर मेरी समझ में ना आता था कि उन माल्टों में आखिर ऐसा क्या था कि मेरे बच्चे की जान चली गई। और अगर इतनी ही खतरे वाली बात थी तो फिर मेरी नंद के घर उन्हें क्यों भिजवाया जा रहा था? मगर इन सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल सका। वैसे भी अम्मा जी का मिजाज देखकर ही मैं कोई बात करती थी। खामोश होना ही बेहतर समझा। इस बात को कोई 1 महीना गुजर गया। शकीला अब भी हमारे घर आती। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने उसे अम्मा जी के कमरे से बाहर आते देखा। मुझे देखकर वो तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की जानिब चली गई। मुझे उसकी ये फुर्ती समझ में न आई, लेकिन जब वो बाहर निकल रही थी तो उसके हाथ में पकड़े शॉपर पर मेरी नज़र पड़ी। देखा तो वो फिर माल्टे लेकर जा रही थी। मुझे इस बात पर सख्त हैरत हुई। इतने बड़े सानहे के बाद भी अम्मा जी ने अपनी रविश नहीं बदली। दिल शिकवे शिकायतों पर उतर आया। इसीलिए मैं अम्मा जी के कमरे में गई। देखा तो वो मुसल्ले पर बैठी अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रही थीं। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि अम्मा जी से ज़रूर कोई ऐसी गलती सरजद हुई है जिसके बाद से वो गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से माफ़िया मांगती हैं। एक लम्हे को मैंने सोचा कि कहीं मेरे बच्चे की मौत के पीछे अम्मा का हाथ न हो, मगर कोई भी औरत अपने पोते को देखने की ख्वाहिश क्यों न करेगी। मैं सोचने लगी, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इस ख्याल को अपने जहन से झटक दिया। नमाज और दुआ से फारिग होने के बाद वो कुरान पाक पढ़ने में मशगूल हो गई। ये देखकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बाहर एक शोर सा उठा। गौर किया तो देखा वो शकीला की आवाज़ थी, जो अभी 2 घंटे पहले ही हमारे घर से गई थी, मगर अब उसके हाथ पांव फूले हुए थे। वो रोती चीखती चिल्लाती मेरी सास के कमरे की जानिब गई। मैं उसके पीछे पीछे अम्मा जी के कमरे में दाखिल हुई। वो कह रही थी, सुल्ताना बीबी, गज़ब हो गया, मेरे साथ चलें वरना नवाब साहिब छोटी बीबी की जान ले लेंगे। उसकी बात सुनकर मैं डर गई। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वाकई कोई बड़ी बात हो गई है। अम्मा जी भी परेशानी के आलम में उठ खड़ी हुई के साथ घर से निकल गईं। मैं उनको आवाज़ें देती रह गई कि मुझे कुछ तो बताएं, आखिर हुआ क्या है, मगर इन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। हमेशा की तरह मैं अपना दिल कुढ़ाती रह गई। सास को गए हुए 4 घंटे गुजर चुके थे, अभी तक वो घर नहीं आई थीं। अब मुझे परेशानी होने लगी। सुहेल भी घर आने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो अम्मा जी बाहर खड़ी हैं। अब वो काफ़ी मुतमईन लग रही थीं। उनके कमरे में आने के बाद मैं उनके पास बैठ गई। अम्मा जी, हुआ क्या है? मुझे कुछ तो बताएं। शकीला क्यों आई थी? ये छोटी बीबी और नवाब साहिब कौन हैं? मैंने पूछा तो वो बोझिल लहजे में बोली, अरे बेटी, तुम भी एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो। आज से 4 महीने पहले मैं इन लोगों के घर गई थी। नवाब जुगन को तो तुम जानती ही होगी।
जिसका जिक्र मैंने तुमसे पहले भी किया था। दरअसल पिछले महीने में उसकी बड़ी बहू से मिलने गई थी। उसे अपनी सेहत के हवाले से कोई मसला दरपेश था जिसे वो मुझसे कहना चाह रही थी। जानती तो हो तुम, नवाब ख़ानदान में औरतों को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। ये लोग अपनी औरतों को भी घर में कैद रखते हैं। खैर, मैं शहाना से मिलकर वापस आ रही थी तो एक लड़की कमरे से अंदर आई। मैंने देखा ये बहुत खूबसूरत और कम उम्र थी। लड़की का नाम लैला था और ये बेपनाह खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती ने मुझे रुककर उसके बारे में पूछने पर मजबूर कर दिया। पता चला कि ये नवाब की छोटी बीवी है। नवाब इंतहाई जालिम तबीयत का मालिक था और उसकी आखिरी शादी इस बात का पता दे रही थी, क्योंकि लैला के चेहरे पर खुशी का कोई तासुर, कोई इशारा नहीं था। वो मुरझाया हुआ फूल लग रही थी। अगरचे बेपनाह हसीन थी मगर चेहरे से रौनक गायब थी। मैंने एक पल में अंदाज़ा लगा लिया कि लैला इस महल जैसे घर में भी खुश नहीं है। शहाना से अलग होकर 2-4 बार मेरी उससे बातचीत हुई। तब पता चला कि वो वाकई इस घर में बहुत दुखी है। वो अपने घर वापस जाना चाहती है। नवाब ने अगवा करके उससे शादी रचाई है और अब उसके घर से निकलने पर पाबंदी थी। लैला ने बताया कि वो अपने भाई से भी मिलना चाहती है, अपनी माँ को भी आखिरी पैगाम देना चाहती है, मगर नवाब जुगन उसे घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता। 2-3 मुलाकातों में ही उसने अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया। वो मुझे अपनी बातें बताती तो मैं गम महसूस करती और सोचती कि काश मैं लैला की कोई मदद कर सकूं। एक दिन उसने मुझे बताया वो बहुत दुखी थी। कहने लगी, आज मेरा भाई शहर आ रहा है। मुझे हवेली के ही एक मुलाजिम ने बताया है, मगर नवाब साहिब मुझे उससे मिलने नहीं देंगे। तब मेरे जहन में एक अनोखी बात आई। मैंने जुगन से कहा, तुम फिक्र न करो, मैं अपने घर से तुम्हें एक सौगात दी। तुम नवाब से कह देना कि सुल्ताना ने एक सौगात भिजवाई है। बस उस सौगात के खाते ही नवाब को होश नहीं रहेगा। वो थोड़ी देर के लिए गहरी नींद में चला जाएगा। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई और भी रुकावट है तो उसे दूर कर देना। मैं ढेर सारी सौगात भिजवाऊंगी। आगे अक्लमंदी से काम लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी बात वो समझ गई। मैंने शकीला को सौगात भिजवा दी और उसमें नशावर दवा मिला दी। मैं जानती थी कि इसके इस्तेमाल से कुछ देर के लिए लैला को नवाब के पिंजरे से आज़ादी मिल सकती है। लैला ने ऐसा ही किया होगा, क्योंकि दूसरी बार जब मैं गई तो वो बेपनाह खुश थी। बोली कि मेरा सारा काम मेरे मंसूबे के मुताबिक हुआ। मैं अपने भाई से मिली और अम्मा के लिए उसे ढेरों पैगामात दिए। उसकी ये बातें मुझे सुकून दे रही थीं कि मैंने किसी की मदद की। मगर नवाब ज़माना शनास इंसान था। उसे जब दिन में मामूल के ख़िलाफ़ नींद आई तो वो जान गया कि उसकी बीवी ने उसे जो सौगात दी है उसमें कोई मिलावट शामिल थी। बस इसी शक को लेकर नवाब मोहतात हो गया। अब वो अपनी बीवी पर नज़र रखता, जबकि उसने दूसरी बार अपने भाई से मिलने से पहले मुझसे वही सौगात मंगवाई। मैंने उसे सौगात तो भिजवा दी, मगर नवाब ये सब पहले से जानता था। उसने अपनी तहकीक के ज़रिए पता लगवा लिया था कि शकीला के हाथों जो सौगात जाती है उसके इस्तेमाल से ही नवाब गहरी नींद में चला जाता है। अब की बात तो इन्होंने शकीला को भी पकड़ लिया। उससे पूछने लगे कि तुम्हें ये सौगात कौन देता है। इसने मेरा नाम लिया, मगर नवाब ने यकीन नहीं किया। वो जानना चाहता था कि इस सब के पीछे आखिर कहानी क्या है, क्योंकि वो अपनी बीवी के किरदार पर शक कर रहा था। बस यही गवाही देने मैं इन लोगों के घर गई थी। नवाब ने बड़ी चालाकी से मुझसे और लैला से एक जैसे सवालात किए और जब उनके जवाबात एक जैसे मिले तब उसने लैला बख्शी और मुझे भी जाने दिया, वरना उसे तो लग रहा था कि कोई और ही चक्कर है। खुदा ने लैला का पर्दा रख लिया, वरना खुदा जाने आज नवाब उसके साथ क्या करता, क्योंकि मैं जानती हूँ वो इंतहाई करख तबीयत का मालिक इंसान है। शायद उसने लैला की भूल समझकर उसे माफ़ कर दिया, मगर अमूमन ये लोग अपनी औरतों को माफ़ नहीं करते। ये कहकर सुल्ताना अम्मा चुप हो गई। मैं तो उनका मुंह देखने लगी। अम्मा ने मुझे इतनी बड़ी कहानी सुना दी कि उसके बाद मेरे पास सवाल करने के लिए कुछ न बचा, सिवाय अपनी बदगुमानियों पर शर्मिंदा होने के। और वो बदगुमानी जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान उठाया। मैं सब लड़कियों से, औरतों से यही कहूँगी कि अपने जहन में मुख्तलिफ सोचें पालकर दूसरे इंसान के बारे में गलत राय मत कायम करें, यहाँ तक कि आपको